हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? जय श्री एलसी। तो जितेंद्र सर 29/90, नो डाउट एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही मुकाम। और किसने जाना था कि इस कोरोना के लॉकडाउन के समय जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। जी जितेंद्र सर 18,000 व्यूअर अपने यूट्यूब पे जो 20 मार्च के लॉकडाउन से पहले थे, वो 18,000 व्यूअर बढ़कर 53,000 हो चुके हैं। 53 हो गया। हाँ, तो ये सब आप लोगों का ही स्नेह है, आप लोगों का ही प्यार है और ये इसी प्रकार बना रहेगा। नो डाउट हमारी तरफ से भी ये मेहनत बरकरार रहेगी, इसी प्रकार चलती रहेगी। ठीक है, तो बिना विलंब किए 29/90 गुरु निधि 180 वर्सेज 180 एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हमने आपको करवा दिया था। आज अपना सेकंड पार्ट रहेगा। मैं सुनील सोरान, जूलॉजी फैकल्टी। मैं यतेंद्र उपाध्याय, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी शिखर। चलें जी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है यतेंद्र सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ जेजीए मॉनिटर्स द सैलिनिटी ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड। जी। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले थोड़ा सा बच्चों को ये अपन बता देते हैं कि ये जेजीए जो मॉनिटर करेगा ये कहलाता क्या है। ठीक है, इसको जो है ये मैकुला डेंसा जो है वो इसका वैसे तो करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो बच्चों को थोड़ा सा बता दें, ये अपना बाउमन कैप्सूल था यतेंद्र सर। बिल्कुल। उसके बाद में ये अपन ने डीसीटी बनाई थी, इसके बाद ये अपनी लोपोफेल्ले कहलाई थी और उसके बाद ये अपनी डीसीटी कहलाई। इस डीसीटी को अपने बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर बनाया था, बाकी अरेंजमेंट कुछ अलग है। एक्चुअल में ये डीसीटी ये लूपोफेल्ले नीचे गया, फिर लूपोफेल्ले इसके ठीक पीछे ऊपर आते हुए ये डीसीटी किसके पास से गुजरती है, यहाँ जो इफ्रेंट और एफरेंट आर्टेरियोल है उनके पास से गुजरती है। जी। तो ये वाला अपन ने बता दिया था बच्चों को, क्या था आने वाला एफरेंट आर्टेरियोल और ये जाने वाला इफ्रेंट आर्टेरियोल विद लेस डायमीटर और अंदर ये कैपिलरी यहाँ पर बनी गई थी। अब ये डीसीटी सपोज करो अगर उधर होती तो फिर अब अरेंजमेंट कैसा बन जाता, इसको मैं उल्टा करके बना देता हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम हो रहा है, टिल्ट कर देते हैं इसको थोड़ा सा। तो बाउमन कैप्सूल तो इस प्रकार का यतेंद्र सर अपने को दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसी को टिल्ट किया है मैंने, तो ये वाला उधर आ जाएगा, कोई दिक्कत? ये तो हो गया एफरेंट और ये हो जाता है अपना इफ्रेंट। अरे बोलो भाई, ये तो कहला गया एफरेंट और ये कहला गया इफ्रेंट। अब जो डीसीटी नीचे से आई है वो डीसीटी भी जो है इसके पास से गुजरती है। क्रॉस सेक्शन इसमें एक क्रॉस सेक्शन डीसीटी का यहाँ पर हमने बना दिया है। तो एक जंक्शन पॉइंट बनेगा डीसीटी और किसके बीच में, एफरेंट आर्टेरियोल के बीच में। बिल्कुल। ये जो जंक्शन पॉइंट होगा यहाँ पर इनकी जो सेल है वो कुछ मॉडिफिकेशन दर्शाती हैं। जो डीसीटी की सेल हैं वो डेंस हो जाती हैं जी, एक जगह इकट्ठी इस प्रकार से, और बाकी की जो सेल हैं वो स्पेशली पैक्ड इस प्रकार से रहेंगी। तो ये जो डेंस सेल हैं डीसीटी की ये कहलाती हैं मैकुला डेंसा। बिल्कुल। और यहाँ जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसकी जो सेल है ये भी थोड़ा इलोंगेशन इस प्रकार से दर्शा देती हैं। इन सेल को अब कहने लगते हैं जेजी सेल। या हम कह सकते हैं कि सुनिए जो एफरेंट आर्टेरियल है उसमें जो स्मूथ मसल्स हैं जो इसको वैसोडाइलेट या कॉन्ट्रैक्ट करती है वही यहाँ पर मॉडिफाइड हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बच्चों क्या कहलागी, जेजी सेल कहलागी जी। और ये वाला क्या कहला गया, मैकुला डेंसा। और मैकुला डेंसा प्लस जेजी सेल यतेंद्र सर कौन सा एपरेटस बन जाएगा, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जी। बिल्कुल। तो जेजी सेल प्लस मैकुला डेंसा दोनों मिलकर क्या कहलाता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, जेजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, तो जब ब्लड प्रेशर लोअर डाउन होगा या ऑस्मोलिटी की मैं बात करूं तो ऑस्मोलिटी डाउन होगी, यानी सोडियम कम होगा पोटेशियम ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय उसको डिटेक्ट करेगा कौन, एफरेंट आर्टेरियोल की ये जेजी सेल जी, और उसके रेस्पॉन्स में ये रेनिन का सिक्रीशन करवाएंगे। मतलब इसका मतलब है कि ये प्रेशर को सेंस कर रहा है, ये प्रेशर को सेंस करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जेजी सेल यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है उसमें जो प्रेशर है उसको डिटेक्ट करेगा। जो ही प्रेशर लोअर डाउन हुआ, अब बात आती है प्रेशर लोअर डाउन क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम घटा। अब ब्लड का वॉल्यूम क्यों घटा, क्योंकि बॉडी से ज्यादा पानी बाहर चला गया थ्रू द यूरिन, डायूरेसिस कंडीशन होगी। डायूरेसिस हुआ
ज्यादा पानी बाहर गया, ब्लड में से ज्यादा पानी फिल्टर हो गया, तो ब्लड का वॉल्यूम घट गया, ब्लड का प्रेशर घट जाता है, और घटा हुआ ब्लड प्रेशर को फिर डिटेक्ट करता है जेजी सेल, उसके रेस्पॉन्स में वो सीक्रेट करता है रेनिन, रेनिन जाकर काम करता है एंजियोटेंसिनोजन पे, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर, जो लंग्स के द्वारा सीक्रेटेड है। ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये अब डिफरेंट मैकेनिज्म के द्वारा ब्लड प्रेशर को वापस बढ़ाने का काम करता है। ये पूरा रास सिस्टम है ना, ये पूरा रास सिस्टम कहलाता है। क्लियर? ये तो बात हो गई अपने ब्लड प्रेशर की। अब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट यहां से बनेगा इस प्रकार, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट जैसे यहां से बनकर आएगा, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो डीसीटी से पास आउट होगा, मतलब यहां से मूव कर रहा होगा, बिल्कुल डीसीटी से पास आउट होगा, तो इसमें भी अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम है तो फिर उसको डिटेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, इन्हीं मैकुला डेंसा सेल के द्वारा, या फिर यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है फिल्ट्रेट की, उसमें कोई भी चेंजेस, सैलिनिटी चेंज आ रहा है, तो उसको भी कौन डिटेक्ट करेगा, ये मैकुला डेंसा। जैसे अपन ने कहा कि ना ब्लड वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि सोडियम लेवल कम था, ठीक है, वो फिल्ट्रेट जब यहाँ से मूव करेगा और उसमें सोडियम कम है, सोडियम कम है, तो लो सोडियम कंसंट्रेशन को सेंस करके ये जो मैकुला डेंसा है, कीमोसेंसर, ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक ये बात है। एक्टिवेट होकर के कुछ सेल्स और होती है, उनकी हेल्प से लेकी सेल इसको और एक्टिवेट कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे रेनिन का सिक्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो इन सेल का नाम भी बता देते हैं बच्चों को, लेकी सेल। क्या बोल दिया इनको, लेकी सेल पाई जाती है, ठीक है। तो दो टाइप के रिसेप्टर हो गए ना, हाँ, एक तो बैरो रिसेप्टर प्रेशर के लिए जी, बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, और कीमो रिसेप्टर हो गया डीसीटी में। तो कीमो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर, ये दोनों पॉइंट भी एडिशनली आप याद रख लें। ये हमने आपको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेंडिक्स यहाँ पर जो है वो समझा दिया है। तो अपना रास मैकेनिज्म की बात आई थी, लास्ट लेक्चर में भी अपन नहीं बता पाए थे, उसको थोड़ा सा और बता देते हैं बच्चों को, अच्छा रहेगा। क्यों? हाँ, तो ये तो क्लियर हो गया ना, तो आंसर तो इसका ये चला ही जाएगा। अब अपन बात करते हैं रास मैकेनिज्म की, ठीक है। RAAS, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम कब काम करेगा, जब ब्लड प्रेशर घटा, यतेंद्र सर जी, ब्लड प्रेशर घटा, तो इसके रेस्पॉन्स में, घटे हुए ब्लड प्रेशर के रेस्पॉन्स में जो जेजी सेल है, उस जेजी सेल के द्वारा क्या सीक्रेट हुआ, रेनिन सीक्रेट हुआ, NIN याद रखना, RENNIN वो तो एंजाइमेटिक फॉर्म है, और ये क्या कहलाती है, इसकी एक हार्मोनल फॉर्म बन जाती है, ठीक है। इसमें ब्लड वॉल्यूम भी कम है, ब्लड प्रेशर कम है। ये जो रेनिन है यतेंद्र सर, ये एक्ट करेगा प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन, और सुनील जी, और ये शायद लीवर से बनता है। एग्जैक्टली, ये आया कहां से, ये सवाल भी पूछा जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन जितने भी हैं कहां बन रहे थे भैया, लीवर ही बन रहे थे। यानी जो है अपन एंडोक्राइन वाले सिस्टम में भी बात करते हैं कि बिल्कुल, अलग अलग ग्लैंड्स होती है, उसके अलावा जो अदर टिश्यू है, जैसे लीवर, ये हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, हार्मोन ही वर्क करता है। तो इस पर रेनिन की एक्शन होगी यतेंद्र सर, और ये बदल जाएगा किसमें, एंजियोटेंसिन में, फर्स्ट में जी। इसका मतलब है कि ये इसका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कर रहा है ना, एग्जैक्टली, तो तोड़ने का काम कर रहा है, ये एंजाइम की तरह भी बिहेव कर रहा है, और ये हार्मोन की तरह भी बिहेव कर रहा है, ठीक कहा आपने। और ये फिर बदलेगा किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब बात आती है इसको किसने बनाया, ये करवाएगा कौन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर, और ये कहां से आया, एंजियोटेंसिन, ये मतलब ये लंग्स जो है उसके टिश्यू के अंदर मौजूद होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये लंग्स से पहुंचा है यहाँ। अच्छा, मतलब कि एंजियोटेंसिनोजन से जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना, तो ये ब्लड से सर्कुलेट होता हुआ लंग्स की तरफ भी जा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल अब लंग्स के अंदर ये जो फैक्टर है, ये इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देगा, वहां से मूव करके ब्लड से वापस जो है अलग अलग अपने साइट ऑफ एक्शन पे चला जाता है। बिल्कुल, आपको ये नहीं समझना है कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर जो है ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होकर आया है ना, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट ब्लड सर्कुलेशन से लंग्स पर पहुंचा है, तब कन्वर्ट होता है। अभी जो कोरोना वायरस है, उसका जो रिसेप्टर है जिससे वो सेल में एंट्री कर रहा है, वो भी यही है, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो फैक्टर है, उसी पे कोरोना वायरस जुड़ करके सेल में एंट्री। बिल्कुल, नो डाउट, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है ये स्टूडेंट के लिए। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, बिल्कुल यतेंद्र सर कंटिन्यू करें। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है, इसके काफी सारे टास्क हैं, जैसे एक है इसका टारगेट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, बिल्कुल,
एड्रेनल कॉर्टेक्स। और एड्रेनल कॉर्टेक्स इसका टारगेट है और उसमें भी सबसे बाहर वाला पार्ट जिससे एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज कर देता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, तो यहाँ से तो रिलीज हो गई मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, या सुनील जी इसी को एल्डोस्टेरोन भी अपन कह सकते हैं। ठीक बात है। और मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है। और सुनील जी ये जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस को टारगेट करके जो थ्रस्ट है, प्यास है, उसको बढ़ाता है। बिल्कुल, ये नर्व सिस्टम में हम बताएंगे। हाइपोथैलेमस में थ्रस्ट का सेंटर पाया जाता है, हंगर का सेंटर पाया जाता है, सैटिस्फैक्शन का सेंटर प्रेजेंट होता है। क्योंकि सुनील जी इनिशियली जो ब्लड है उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है और उसके अंदर जो वाटर है उसका लेवल कम है, तो ये जो हमारा ब्लड है वो हाइपरटोनिक है। बिल्कुल, हाइपरटोनिक का टोनोसिटी ज्यादा है और ब्लड वॉल्यूम कम है और हाइपरटोनिक है, इसलिए बीपी भी कम हो गया। ठीक बात है। और इस वजह से ये सब हुआ। तो एल्डोस्टेरोन की वजह से जब प्यास क्रिएट होगी तो आदमी पानी पिएगा, तो पानी पिएगा तो इसके अंदर वाटर लेवल बढ़ेगा, तो मिनरल मतलब जो टोनोसिटी है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये एक्ट करेगा एल्डोस्टेरोन कहाँ जाकर? थ्रस्ट सेंटर। जी, थ्रस्ट सेंटर। और थ्रस्ट सेंटर कहाँ है? वाटर इनटेक हो जाएगा फिर हाइपो और ज्यादा मोर वाटर ज्यादा पिएंगे तो ब्लड का पार्ट बनेगा, तो ब्लड प्रेशर इससे क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा। ये करना है अपने को। एक तो ये बात हो गई, एक तो ये हो गया। इसके अलावा सुनील जी एल्डोस्टेरोन जो वो हाइपोथैलेमस को ही एक्टिवेट करके एडीएच को भी रिलीज करा दे। ठीक बात है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसी से ही अपन ये कह देंगे कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहलाता है, जो फिर आगे चलकर सीक्रेट किससे होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। इसे वेसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एडीएच बोल दो या वेसोप्रेसिन बोल दो। एडीएच कहाँ एक्ट करेगा? कलेक्टिंग डक्ट पे आकर एक्ट करेगा, डीसीटी पे आकर एक्ट करेगा। ये पहले ही बताया था, एक्वापोरिन बनाएगा ये। ठीक है, हाँ जी, हाँ। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वो ब्लड का पार्ट बनेगा, वो वापस नॉर्मल होगा, वापस ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है ना, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, जिससे जो इफरेंट आर्टेरियल उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। बिल्कुल, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम, ब्लड बीपी वगैरह कम है ना, बिल्कुल, तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वहां ग्लोमेरुलाई में लंबे टाइम तक जो ब्लड है वो रुकेगा। बिल्कुल, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ जी तो इसके कारण प्रेशर बढ़ा जी, और प्रेशर बढ़ता है तो उसके कारण क्या होगा? फिर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जीएफआर अपनी कम है जी जी, तो इससे जीएफआर जो बढ़ जाएगी। भाई ये वाली कंडीशन अगर सुनील जी इनिशियली है तो इसका मतलब जीएफआर भी कम है। बिल्कुल, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम है। बिल्कुल, तो इससे जो है वो जीएफआर जो है वो भी इंक्रीज होती है। रीअब्जॉर्प्शन, जीएफआर ज्यादा होगा, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम वापस मेंटेन कर लिया जाएगा, और यही फंक्शन है किसका? रास मैकेनिज्म का। क्लियर भैया? तो एक तरीके से वाटर इनटेक किया गया थ्रस्ट सेंटर से, एडीएच को रिलीज करने के लिए प्रमोट किया, और इसके अलावा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी ये करवा रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ही शानदार था। इसमें दो कंसेप्ट हमने आपको बता दिए। जक्साग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है वो बता दिया, मैकुला डेंसा और जेजी सेल का कॉम्बिनेशन ये कहलाता है। और ये जरूरी याद रखना, मैकुला डेंसा डीसीटी का मॉडिफिकेशन है सेल का, और जेजी सेल जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल का है। इसका रिजल्ट सुनील जी कि आदमी इनटेक कर रहा है वाटर ज्यादा, तो फिर रिजल्ट हो गया कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और बीपी भी बढ़ गया, और ब्लड की टोनोसिटी जो पहले हाइपरटोनिक थी अब वो हाइपोटोनिक हो गई। और क्योंकि ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है तो आर्टेरियल वॉल जो है वो फिर एएनएफ रिलीज कर देगी। वो इसके अगेंस्ट बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जब एट्रिया में से फ्लो करेगा तो एट्रिया की वॉल के द्वारा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो रिलीज आउट, और वो एएनएफ फिर जो रास सिस्टम है उसको स्विच ऑफ करने का काम करेगा। कहने का मतलब यहाँ से जो रेनिन रिलीज हो रहा था उस रेनिन को स्टॉप करवा देगा। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे 2, यूरिक एसिड के रेस्पेक्ट में कि ह्यूमन में यूरिक एसिड जो है वो किससे बनता है, इसमें अपने को देखना है सुनील जी जो भी कंपोनेंट दिए किस में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एटम है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अपन प्यूरिन की बात करें 4 नाइट्रोजन, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन ये डबल रिंग है, एकदम डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है वो पायरिमिडीन के कंपैरिजन में ज्यादा है। बिल्कुल, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं। जैसे एडेनिन और गुआनिन जो है वो प्यूरिन है, जिसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम जी। ठीक है, और इसीलिए ये प्यूरिन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर चला जाएगा। यूरिक एसिड जो ह्यूमन में बनता है या यूरिक एसिड जो आर्थ्रोपोड्स में बनता है, ये किससे बनता है? प्यूरिन से ही फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द येलो पिगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम हीम ब्रेकडाउन
एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। तो किडनी के द्वारा येलो ब्रेकडाउन, ये अपने पहले ही बताया था, हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा, हीम पार्ट अलग टूटेगा, ग्लोबिन पार्ट अलग टूटेगा, ठीक है, वो ब्रेकडाउन बच्चों को अपने इनिशियली बताया हुआ है। तो फिर ये जो ब्रेकडाउन के रिजल्टेंट जो ब्लड का पार्ट बनेगा और फिर वो कलर इम्पार्ट करवाएगा यूरिन को और ब्लड प्लाज्मा को, बिल्कुल, और ये कैसा यूरोक्रोम कहलाता है। क्यों? मतलब जो बिलीरुबिन मिलीवर्डिन है ना, हाँ, वही बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में आ गया, एग्जैक्टली, और इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया उसको यूरोबिलिनोजन में चेंज कर दिया, ठीक है, और वो वही यूरोबिलिनोजन प्लाज्मा में आ गया, प्लाज्मा को भी दे रहा है, और वो ब्लड फिल्टर होगा तो यूरिन को भी कलर, और कलरेशन कैसा, पेल येलो कलर कहलाएगा, थोड़ा सा लाइट येलो कलर कहलाता है। जो इंटेस्टाइन में रुक गया वो आगे स्टर्कोबिलिनोजन में चेंज होता है, जो फीकल मैटर को येलो कलर प्रोवाइड करवाता है। तो स्टीरकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन यूरोक्रोम पिगमेंट के थ्रू जो है प्लाज्मा को कलरेशन प्रोवाइड करवाएगा, और इसके अलावा ये कलरेशन कहाँ, यूरिन को भी प्रोवाइड करवाएगा। और स्टीरकोबिलिनोजन की अगर बात करें तो जो स्टूल बनेगा, जो फीकल मैटर बनेगा, उसको थोड़ा सा येलोइश कलरेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक भाई, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा जी सर। Which of the following is correct? Correct statement इसमें देखना है, ठीक है। Nature of nitrogenous waste formed and their excretion remain constant, stable among animal में habitat, level of organization, इसके अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज होती हैं, ठीक कहा आपने। क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, बिल्कुल, और इनिशियली उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी वेरी करता है, वो भी चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हैं तो क्या ये आप एनसीईआरटी की लाइन की बात नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली, जो सेकंड पैरा है इस चैप्टर का, उसकी एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन ही कहलाती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो इन ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हैबिटेट अगर एक्वेटिक हो जाती है तो एक्सक्रीटरी मोड किस रूप में, अमोनिया के रूप में, टेरेस्ट्रियल, वाटर लॉस को जो है वो झेल लेंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर खूब ज्यादा है उनके पास में। और सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ हो गया तो यूरिया का एलिमिनेशन हो गया, और वो वाटर प्रिजर्व करेंगे, वो एनर्जी खर्च करेंगे, और जहां वाटर की बहुत ही कमी है, डेजर्टिक एनवायरनमेंट है, जीरोफिटी कंडीशन है, वहां पर बच्चों फिर क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का एलिमिनेशन होता है, मोर कंजर्वेशन ऑफ वाटर देखा जाता है। एटीपी को और खर्च करके वो यूरिया को यूरिक एसिड में चेंज कर देते हैं, बिल्कुल। एक्वेटिक इंसेक्ट जो है वो मोनोटेलिक हो गए, और वही टेरेस्ट्रियल है तो वो यूरिकोटेलिक हो गए जी। और जैसे शुरू में ही बात करते आए हैं कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोर, इनमें तो कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ही नहीं। इनमें बॉडी की जो सेल्स है वो वाटर के कांटेक्ट में, तो वो सीधा डिफ्यूजन से अमोनिया रिलीज कर देते हैं वाटर के अंदर। और इसके बाद में प्लेटिहेल्मिन्थीज, तो उनमें प्रोटोनेफ्रिडी है, पहली बार बात की है अपने प्रोटोनेफ्रिडी या फ्लेम सेल की जो बात है। उसके बाद में आपके एस्केल्मिन्थीज में एचसीएफ रेनेट सेल है, वो भी प्रोटोनेफ्रिडी है, ठीक है। ये मेनली ऑस्मो रेगुलेशन इनका टास्क है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। और उसके बाद में एनालिड है जिसमें नेफ्रिडी आ गई, और फिर एनालिड के बाद ऑर्थोपोड है, तो उसके अंदर मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स है, एंटीनरी ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड है, ऑक्सल ग्लैंड भी होती है ना, ठीक है। तो ये वहां पर एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, बिल्कुल। मोलस्क की बात कर ले ऑर्थोपोड के बाद में, तो वहां पर कैपर ग्लैंड है ना, कैवर्स ग्लैंड देखी जाएगी, मौजूद होती है। और इसके अलावा गिल्स भी हेल्प करते हैं उनमें, गिल्स वहां पर ब्रीथिंग में भी हेल्प कर रहे हैं और एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहे हैं। और फिर इकाइनोडर्मेट जो है उनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करते हैं, ट्यूब फिट सेल से गैसेस सेक्शन हो जाती है, तो ट्यूब फिट वहां लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है। की शुरुआत से लेके ये चीजें वेरी कर रही हैं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। और हेमिकोडेट का की बात करें तो वहां पर गिल स्लिट्स, बिल्कुल गैसेस सेक्शन गिल्स की हेल्प से हो जाता है, तो उनके अंदर कोऑर्डिनेट वाला फीचर, प्रोबोसिस ग्लैंड की बात भी होती है वहां पर। अच्छा, अभी रेस्पिरेशन पे आ गया हमने, हां, वो एक्सक्रीशन की बात करें तो प्रोबोसिस ग्लैंड की प्रेजेंस देखी जाएगी वहां। और फिर कोऑर्डिनेट जो है उसमें आपका 3 सब फाइलम, यूरोकोऑर्डिनेट, सेफेलोकोऑर्डिनेट और वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरो में जो है वो गिल स्लिट्स वगैरह ही होती है, सेफेलो में बॉडी की सरफेस से भी हो सकता है, ठीक है। और वर्टिब्रेट में फिर जो है किडनी आ जाती है, अग्निथा जो है, अगर अच्छा फिर रेस्पिरेशन पे चलेगी क्या? रेस्पिरेशन में चलेगी, गिल्स वाले पार्ट पर लेकर, हाँ जी। तो यूरोकोऑर्डिनेट जो है उसके अंदर आपकी जो है एक स्पेसिफिक ग्लैंड है, न्यूरल ग्लैंड एक्सक्रीशन में करती है। और फिर आपके सेफेलोकोऑर्डिनेट जो है उनके अंदर अगर हम लोग बात करें तो वहां पर स्पेसिफिक अपन कह सकते हैं कि ऐसे कोऑर्डिनेट हैं जहां पर प्रोटोनेफ्रिडी विद सोलेनोसाइट्स है। ये सोलेनोसाइट वाला क्वेश्चन बनता भी है बच्चों, बहुत बार बनता है, तो याद रखना प्लेटिहेल्मिन्थ्स, एस्केहेल्मिन्थ्स और यहाँ सेफेलोकोऑर्डिनेट,
ठीक है। मतलब अब ये फ्लेम सेल कोऑर्डिनेट में भी है हाँ। कुछ में और नॉन कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट में भी। बिल्कुल। फिर सुनील जी वर्टिब्रेट के अंदर अपन बात करें तो अगनेट था, इसमें साइक्लोस्टोमेटा क्लास है, ठीक तो है। वहाँ पर प्रोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। और फिर अपने गणित था के अंदर सुपर क्लास स्पीशीज, तो वहाँ पर मिजोनेफ्रिक किडनी मीजो आ जाती है, एम्फीबिया में वो आ जाती है, और उसमें बोनीफिश आपकी मोनोटेलिक हो गई और कार्टिलेजिनस फिश जो है यूरियोटेलिक हो गई। ठीक बात है। और फिर टेट्रापोड से अगर देखें तो एम्फीबियन में अपन ने बच्चों को बताया था कि एक्सक्रीशन के लिए अगर टैडपोल लार्वल स्टेज है और आपका जो सैलेमेंड्रा टेल वाले हैं तो उनके अंदर इनिशियली फिश की तरह ही अपन कह सकते हैं कि किडनी जो का डेवलपमेंट होता है। और एम्फीबियन में अगर फ्रॉग वगैरह की बात करें तो उनसे उनकी तरह ही इनमें अपने को मिजोनेफ्रिक किडनी बताई। बिल्कुल ठीक बात है। एक्सक्रीशन के रेस्पेक्ट में जो है टैडपोल और जो टेल्ड एम्फीबियन फिश की तरह मोनोटेलिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बात है। अमोनिया का एलिमिनेशन करेंगे, और जो फ्रॉग है टोड है वो यूरियोटेलिक हो गए, वो यूरिक हो गए। बिल्कुल। फिर एम्फीबियन के बाद में रेप्टाइल से सुनील जी मेटानेफ्रिक किडनी आ गई। और ये जो टाइप ऑफ किडनी बनी है ये इनिशियली क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक नेफ्रोटॉम प्लेट बनेगी। उस नेफ्रोटॉम प्लेट का एक पार्ट एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, तो एक पार्ट उसमें डेवलप होता है टाइप ऑफ किडनी में। तो नेफ्रोटॉम प्लेट अगर थोड़ी सी बच्चों को बता दें तो इस टाइप की समवॉट प्लेट ये कहलाएगी। ठीक है, ये इसका एंटीरियर पोर्शन कहलाएगा, ये इसका मिडिल पोर्शन कहलाएगा, ये इसका पोस्टीरियर रीजन कहलाएगा। ठीक है, तो एंटीरियर पोर्शन ही किडनी बनाता है, बाकी दोनों जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो ये कैसी कहलाती है, प्रोटोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी कहलाती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही गायब हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, केवल मिडिल पार्ट किडनी बनाता है, तो ये मीजोनेफ्रिक टाइप की कहलाती है। और एंटीरियर और मिडिल दोनों ही चले गए और केवल पोस्टीरियर पार्ट किडनी बनेगा, तो ये क्या कहलाती है, मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी कहलाती है, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ किडनी। और इनमें नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स आ जाते हैं, नेफ्रॉन के। और फिर रेप्टाइल, एविज और मैमल में फिर डिफरेंस आता है नेफ्रॉन में, किसमें, लूप ऑफ हेनले को लेकर। ठीक है, तो रेप्टाइल जो है जैसा आपने बताया मेटानेफ्रिक किडनी के साथ भी ये यूरिकोटेलिक है, ये यूरिको, ठीक है, कर रहे हैं। और बर्ड्स में इनकी तरह यूरिकोटेलिक है मेटानेफ्रिक किडनी वाले। बिल्कुल। मैमल के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये यूरियोटेलिक ही अपने को बताना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो पोर्टल सिस्टम वाला जो बात है वो भी बता देते हैं कि इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम डिसअपियर हुआ। ठीक है, फिश में और एम्फीबियन में रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जा रहा था क्योंकि इनकी किडनी जो थी वो मीजो। बिल्कुल, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार बात की हुई है, फिर भी हाँ, एनिमल किंगडम इससे रिलेटेड है चीजें तो अपन यहाँ डिस्कस करने। और फिर रेप्टाइल से जो है किडनी मेटानेफ्रिक होगी। ठीक है, इसलिए रीनल पोर्टल सिस्टम की नीड नहीं रही। एक तो किडनी मेटानेफ्रिक होगी, ठीक है, एक ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी अलग अलग हो गया, वो चेंबर ऑफ हार्ट के कारण। ये दो मेन फैक्टर रहे जिसकी वजह से इवोल्यूशन के दौरान किडनी मीजोनेफ्रिक से मेटानेफ्रिक हो बदल गई। इसलिए स्टेटमेंट जो है ये अपन लोग इसको करेक्ट नहीं कर सकते। ये वैसे दिखने में लग नहीं रहा कि इतना लंबा स्टेटमेंट था। अच्छा था फिर भी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मोटो यही है, आप तक मैक्सिमम नॉलेज कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि यतेंद्र सर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके सामने रिप्रेजेंट की दिए और टाइप ऑफ किडनी हमने डेवलपमेंट के आधार पर नेफ्रोटॉम प्लेट से वो बताई दी। जी सर। फिर सेकंड थिंग कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, गुआनिन आर मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन। मैमल की बात अपन ने की है, तो मैमल के रेस्पेक्ट में यूरिया करेक्ट है, अमोनिया थोड़ा गड़बड़ हो गया, यूरिक एसिड जो है इसके अलावा गुआनिन। यूरिक एसिड तो कुछ होता भी अपने बता बात नहीं की थी, वो प्यूरिन से बना था। यहाँ पे गुआनिन की वजह से ये जो है वो डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, तो आगे अगर देखें, क्योंकि अमोनिया जो है सुनील जी जो ब्लड किडनी में एंट्री करता है मतलब रीनल आर्टरी से, उसमें अमोनिया नहीं है। और जो ब्लड जो ब्लड किडनी से बाहर आ रहा है उसके अंदर इसकी कुछ अमाउंट हो सकती है, क्योंकि कुछ सेल जो है, या अपन ये कहें इस स्टेटमेंट को थोड़ा मैं चेंज करूं कि रीनल आर्टरी में अमोनिया एब्सेंट है, क्योंकि जो भी अमोनिया सेल में बनी थी उसको लिवर ने यूरिया में चेंज कर दिया था। वो यूरिया रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी के पास आया था। ठीक बात है, उसमें अमोनिया तो थी नहीं, और उसमें नहीं थी। लेकिन जो फिल्ट्रेट यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा है उसमें अमोनिया होती है, क्योंकि ये खुद एक ऑर्गन है, क्योंकि किडनी की जो सेल्स हैं वो खुद अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। बिल्कुल करेंगे, जिसका सिक्रेशन कर दिया जाता है।
सिक्रेशन के अंदर जो कंपोनेंट है वो ल्यूमेन के अंदर चले जाते हैं। ठीक बात है, फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाता है। फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाता है। ठीक है। तो अमोनिया जो है वो होती है, यूरिया भी होती है, यूरिक एसिड। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज को फोकस करना है भैया, मेजर की बात की। मेजर की बात करें तो जैसे आपने कहा वो फिर यूरिया चला जाएगा, ठीक है। इसलिए भी ये थोड़ा नेक्स्ट है प्रोटोनेफ्रिडिया एंड नेफ्रिडिया आर कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मेजॉरिटी ऑफ नो 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 इनिशियल जो बिल्कुल अभी भी बात की थी नॉन कोडेट में। बिल्कुल। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया की अगर बात करें तो ये तो कहाँ पर है आपको बताया था, प्लेटी में, एस्के एलिमेंट्स में और सिफेलोकोडेट्स में। इसके अलावा नेफ्रिडिया की अगर बात करें तो एनलिड्स में देखने को मिला था। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। आपने पूछा क्या करेक्ट है, तो करेक्ट तो भैया इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is correctly matched in the term of excretory product दिया है और उसको मैच करना है आपको। लीवर की अगर बात करें तो लीवर ड्रग्स डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, ये इसका चला जाएगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और स्वेट ग्लैंड की अगर बात करें तो लैक्टिक एसिड NaCl हो जाएगा जी। सीबेसियस ग्लैंड की बात करें तो वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स, बिल्कुल। और किडनी की अगर बात करें तो यूरिया। और किडनी के रेस्पेक्ट में एनसीईआरटी की लाइन भी बच्चों को बता दें, पर डे यूरिया का जो एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ से वो 25 to 30 ग्राम तक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें बच्चे ग्लूकोज की अमाउंट भी याद रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि पसीने में जो है वो ग्लूकोज भी देखा जाएगा। DABC देखें सर, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट 6 जी सर। करेक्टली मैच, अच्छा नॉट करेक्टली मैच देखना। इनकरेक्ट नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है और ग्लोमेरुलस ट्रक्ट ऑफ कैपिलरी है। ये लोब ओपन इनटू रीनल पेल्विस नहीं, ये गड़बड़ हो गया। पहले लोग तो DCT होना चाहिए था। कल जैसा आपने डिस्कस भी किया था, जैसे ये अपन किडनी को रिप्रेजेंट थोड़ा कर देते हैं। ये कॉर्टेक्स हो गया, फिर इसके जंक्शन पे ये रीनल पिरामिड है। ठीक है। और ये बोमेन कैप्सूल, PCT है ना, और फिर कलर चेंज हो गया जी, फिर ये लूपोपेलेट। ठीक है। और फिर वो वापस ऊपर गया और कलेक्टिंग डक्ट के साथ में जुड़ा। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो डक्ट ऑफ बेलेनी का पार्ट बना, और डक्ट ऑफ बेलेनी फिर रीनल पेपिला में जुड़ा। और रीनल पेपिला, ये जो नैरो पोर्शन था ना रीनल पिरामिड का, ये कहला रहा है। फिर माइनर कैलिक्स, और फिर वो वाला पार्ट जो मेजर कैलिक्स, और फिर वो रीनल पेल्विस में ओपन हो रहा है। रीनल पेल्विस में ओपन, और फिर वो यूरेटर के थ्रू बाहर की तरफ मूव कर रहा है। यूरिन ब्लैडर पहुंच जाएगा। ये इसलिए गड़बड़ हो गया। फिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं, इसमें सबका फिल्ट्रेशन होता है। लार्ज प्रोटीन को अगर छोड़ दे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका चला जाता है। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7। मैच दी फॉलोइंग, ये सर मैच करना है। हाँ, ग्लाइकोस यूरिया वाला है, तो उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो डी हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है। और यूरिया जो है उसके रेस्पेक्ट में तो 25 to 30 ग्राम अभी बताया आपको। और फिर सेलोफेन जो है वो आपके हीमोडायलिसिस से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक है। जो ट्यूब है उनके अंदर होती है तो बी है। और रीनल कैल्कुली ऑक्सलेट के रेस्पेक्ट में है, ये का डिसऑर्डर कंपोजिशन में है ना, आया भी था जी। तो DABC ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। इसमें हीमोडायलिसिस फिनोमेना जरूर आप एक बार याद रख लेना। ठीक है। तो हीमोडायलिसिस फिनोमेना में अपन ने हैंड जो है उस हैंड की किससे, आर्टरी से, जितेंद्र सर जी, कहाँ से ब्लड लेंगे? आर्टरी से ब्लड जो है वो बाहर निकाला जाता है। ठीक है। और फिर किसके अंदर भेज दिया जाता है? एक हीमोडायलाइजर मशीन होगी ये। ठीक है। इस हीमोडायलाइजर मशीन में ये ब्लड फ्लो कर रहा है इस प्रकार से जी। ठीक है। और उसके बाद जो ब्लड वापस इमर्ज आउट होगा यहाँ से, उसको फिर पहुंचा दिया जाता है कहाँ पे? वेन में जी। तो आर्टरी से ब्लड लिया अपन ने और वेन में उसको पहुंचा दिया है अपन ने। ठीक है। आर्टरी से जो ब्लड लिया है ये एक्चुअल में उस समय अपने को काम में लेना है जब किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही। बिल्कुल। क्यों? और इस दौरान यहाँ जब बॉडी से बाहर ब्लड निकला है, अगर प्रॉपर काम नहीं करी तो इसका मतलब उसके ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है। और जब ये बाहर निकाला है तो कोएगुलेट होने का चांस बढ़ेगा यहाँ पर जी, इसलिए एंटीकोएगुलेंट डालना। तो यहाँ पर एंटीकोएगुलेंट डालना पड़ेगा। और एंटीकोएगुलेंट के रूप में क्या डालेंगे जितेंद्र सर? आपका हिपेरिन कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिपेरिन इसमें ऐड कर दिया जाता है। अब ये ब्लड जो है इसमें से फ्लो कर रहा है। क्लियर? ये जो ट्यूब है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है हीमोडायलाइजर मशीन में, ये सेलोफेन ट्यूब के नाम से जानी जाती है।
और इसके सराउंडिंग में ये जो पाया जा रहा है ये क्या कह रहा है, हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड कह रहा है। बिल्कुल, और ये भी कंटिन्यूअसली रिप्लेसेबल सॉल्यूशन कह रहा था, यहाँ से एंट्री होगी इसकी और यहाँ से ये फ्रेश ऐड होता जाएगा। बिल्कुल, तो फ्रेश तो ऐड होता जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ब्लड में से कहाँ चले गए थे, हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड में। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन भी बना था कि हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड और ये जो ब्लड यहाँ पर पाया जा रहा है इसमें किस चीज का डिफरेंस है। तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाएंगे और जो नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग डायलाइजिंग फ्लूइड है ये फिर बाहर निकलता चला जाता है। ठीक है, तो ये एक हीमोडायलाइजर फिनोमेना है। ये ब्लड जब वापस बॉडी में पहुंचाया जाएगा तो इसमें एंटी हिपेरिन, बिल्कुल, ताकि इसकी एक्टिविटी को वापस सप्रेस किया, एंटी हिपेरिन वापस मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 1। बोमेन कैप्सूल इज आर फाउंड इन, तो कल भी बात की थी अपन ने कि जो बोमेन कैप्सूल है वो कॉर्टेक्स वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां पर मिलता है। इसके अलावा पीसीटी और डीसीटी भी होती है। ठीक है, लूप ऑफ मेले और कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट जो वो मेडुला में बिल्कुल। कलेक्टिंग डक्ट के लिए जरूर बच्चों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पीसीटी यहाँ हो गया जी, डीसीटी ये तीन सर ये हो गया जी, और लूप ऑफ हेनले जो है वो डीप इनटू द मेडुला, कंप्लीट मेडुला में ये पाया जा रहा है। ठीक है, और डीसीटी जो है ये ओपन हो रही है फिर किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट चालू हो रही है कहां से, कॉर्टेक्स रीजन से, और रन कर रही है किसकी ओर, मेडुला की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर इसका बॉमन कैप्सूल पूछा है तो बॉमन कैप्सूल कहां चला जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा द होलो स्पेस एट द सेंटर ऑफ किडनी वेयर यूरिन इज कलेक्टेड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। ये एक पाथवे कल भी हमने आपको बताया था। और फाइनली मेजर कैलिक्स से होता हुआ एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो फिर आगे कम्युनिकेट करती है किसके साथ में, यूरेटर के साथ में। ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इसको रीनल पेल्विस के नाम से। और यहाँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ना, स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम के लिए खास बात बताई थी, एकमात्र एपिथेलियम जिसके किसके ऊपर रेस्ट नहीं करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है यहाँ पर, स्ट्रेचेबल है, प्रेशर लगने में फैलने की क्षमता यहाँ पर पाई जाती है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 Which of the following arrangement help in retention of electrolyte and urea in interstitium? तो मतलब जो मेडुला वाला पार्ट है ना किडनी के अंदर, तो वहां पर यूरिया और NaCl को रिटेंशन करने में कौन सी मैकेनिज्म हेल्प कर रही है? तो इसमें एक तो आपका काउंटर करंट एक्सचेंजर और एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर की अगर हम लोग बात करें जो उसको मल्टीप्लाई कर देता है 4 टाइम, तो वो आपका असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ पेले की ब्रांच होगी। ठीक है। और काउंटर करंट एक्सचेंजर की बात करें तो वो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा हो गया, जो मेडुलरी इंटरस्टिटियम में यूरिया और NaCl के रिटेंशन में हेल्प करती है। क्योंकि एक यूरिया का जो साइकिल है जिसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट के एंड से कुछ यूरिया मूव करके मेडुलरी इंटरस्टिटियम में आ गई और वहां से वो वापस असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप में आ गई के अंदर मूव कर जाती है। ठीक है। और इस तरीके से वो मूव करती रहती है, साइक्लिक मैनर में चलता रहता है प्रोग्राम। इसको यूरिया साइकिल, यूरिया साइक्लिंग भी कह सकते हैं, यूरिया साइक्लिंग, क्योंकि यूरिया साइकिल वो लिक्विड वाला बिल्कुल बच्चे को हाँ उससे रिलेट नहीं करना है भैया इसको, तो यूरिया रिसाइक्लिंग कह सकते हैं, यूरिया रिसाइक्लिंग हो रहा है जी। तो इसमें देखना है अपने को, तो लूप ऑफ हेनले सुने जी, इसको बोल देंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट और वासा रेक्टा ये एक्सचेंजर होगा, काउंटर करंट एक्सचेंजर, तो ये परफेक्ट चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आंसर अपना फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलें जी, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर टिल ए वॉलंटरी सिग्नल कैरीज आउट इट्स रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा कॉल्ड मिक्चुरेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद द अबव स्टेटमेंट। इसका मतलब ये मिक्चुरेशन की बात कर रहा है। मिक्चुरेशन को कल हमने डिटेल में बताया भी था, कल अपने मैकेनिज्म पढ़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो पहला देखते हैं। इन दिस केस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड इट गेट फिल्ड विद द यूरिन। और ऐसा तब होता है जब यहाँ पर यूरिन बढ़ता चला जाएगा, जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, फिर वो इंपल्स को जनरेट करवाते हैं। इन रेस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस तक पहुंचता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड रीजन तक। ठीक है, वहां पर वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों बातें आ गई थी, और वॉलंटरी की बात करें तो हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन तक भी पहुंच जाता है। बिल्कुल। Then CNS passes on motor message to initiate the contraction of smooth muscle of the bladder. बिल्कुल। डार्टोच या डिट्रूसर, डेट्रूसर मसल, डार्टोच मसल जो है वो आपको स्क्रोटम में इससे ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो स्फिंक्टर है इंटरनल और एक्सटर्नल वो रिलैक्स होगा, और साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर को ये गड़बड़ हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं, इसकी जगह रिलैक्सेशन होता तो सही होता। बिल्कुल बिल्कुल। और द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहलाता है। बिल्कुल एनसीईआरटी की ही लाइन है, तो आपने से पूछा क्या है, नॉट कंसर्न, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्यों?
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होना चाहिए उस मेटाबॉलिक वेस्ट में। इसमें इसकी वजह से रॉन्ग हो गया, CO2 की वजह से। ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो गया। ये परफेक्ट हो गया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, सारे नाइट्रोजनस हैं, और ये वाले दो ऑक्सीजन और SO2, इसमें नाइट्रोजन का पार्ट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, about 1200 ml of blood is filtered। ये तीन सर आप क्वेश्चन पढ़ते हो बहुत छोटा आता है, मैं पढ़ता हूँ उसकी लैंग्वेज बढ़िया है, कोई नहीं, मस्त बाय चांस, हाँ बाय चांस होता है। About 1200 ml of blood is filtered by the glomerulus per minute to form the 125 ml of filtrate। ये अपने देखा भी था कि ब्लड तो टोटल कितना आया 1200 ml, और रीनल प्लाज्मा फ्लो का मतलब ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, तो 1200 का 55% निकाल लो, ये लगभग 650 ml के लगभग 650-700 के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, तो 650 ml जो है वो क्या आता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो। और रीनल प्लाज्मा फ्लो का 1/5 जो है वो क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट। क्योंकि ब्लड मूव करता है, लेकिन फिल्टर तो एक्चुअल में प्लाज्मा होता है, फिल्टर प्लाज्मा, वो लिक्विड पार्ट है, वो लिक्विड पार्ट है। Bowman capsule per minute, a specialized portion of the nephron play a significant role in the regulation of the GFR। Which of the following statement option is not correct in case of the above paragraph। इसके लिए ये जो मैकेनिज्म बना है ना कि ब्लड फ्लो हुआ, रीनल प्लाज्मा फ्लो हुआ, ठीक है, और GFR बना, ठीक है, इसके लिए कौन सा? सुनिए जी, ये अभी जो अपन ने समझाया था सिग्निफिकेंस रोल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक रीजन, वो जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus उसकी बात आ जाएगी, उसकी बात आ जाएगी। A comparison of volume of filtrate formed per day, एक दिन में 180 लीटर पर मिनट। बिल्कुल, अपन ने पहले ही बताया था कि 125 ml पर मिनट, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 लीटर पर डे आ जाएगा। With that of the urine release 1.5 liters, so most of the filtrate is reabsorbed। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सही है। JGA is a specialized sensitive region formed by the cellular modification in DCT। DCT का मैकुला डेंसा and afferent arteriole at the location of their contact। ये डायग्राम के रूप में आपको बताई दिया, सही है। A fall in GFR can activate JG cell to release aldosterone। no भाई no, रेनिन रिलीज होगा यहाँ से, और ये रिलीज होगा फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स से मिडलोकॉर्टिकॉइड के रूप में, अभी बताया था आपको। तो यही तो पूछा है अपना, तो ये आंसर चला जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ GFR। वन सच मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ये स्टार्टिंग में समझाई दिया था आपको हमने पूरा टाइम देते हुए, तो इनकरेक्ट पूछा तो हो जाएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, DCT and collecting duct allow extensive reabsorption of water electrolyte which help in, तो वहां से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का reabsorption हो रहा है, ये ऑस्मो रेगुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। और pH मेंटेनेंस जो है भी कह सकते हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ pH ऑफ बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की भी क्योंकि बात हो रही है, बिल्कुल। और यहाँ पर अगर देखें तो एक्सक्रीशन और मिक्चुरेशन की बात होगी, इसलिए गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, यहाँ पर भी मिक्चुरेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन, ये वाला जो परफेक्ट चला जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना, इलेक्ट्रोलाइट का, ये क्या कहलाता है, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखा जा रहा है, तो ये पीएच वाला जो में सिक्रेशन ऑफ H+K+ वाली बात होती है, हाँ, पीएच वाले में वो जो आपको बताया हुआ कि किस किस की वजह से एसिडिटी बेसिसिटी वहां पर क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, H+K+ NH3 could be secreted into the filtrate by tubules to maintain which of the following। अभी बात की है कि ब्लड यूरिया, ब्लड प्रोटीन की बात करें, आयोनिक बैलेंस, पीएच, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर चला जाएगा। अभी बात की है मिक्सचुरेशन एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म, लूप ऑफ हेनले हो जाएगा भैया इसके लिए, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस तो मतलब ही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन सेकंड चला जाएगा। तो H+K+ NH3 की बात आती है, तो ये क्या करवाते हैं भैया, पीएच मेंटेनिंग का काम करवाते हैं, आयोनिक बैलेंस करवाते हैं। नेक्स्ट, काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट बिटवीन टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जैसा कल आपने एक्सप्लेन भी किया, ठीक है। और एंड दो जो वासा रेक्टा और वासा रेक्टा के बीच में भी, जैसे ये वासा रेक्टा, ठीक है, हो गई, ये नीचे ब्लड मूव कर रहा है और वापस जा रहा है, फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है और वापस ऊपर आ रहा है, तो इनके बीच में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ओके, इन केस ऑफ वासा रेक्टा, बिल्कुल। तो यहाँ देखें कि कैपिलरी पैरेलल टू हेनले लूप, बिल्कुल सही है, ये कैपिलरी वेड है जो हेनले लूप के पैरेलल मौजूद होते हैं। ए माइन्यूट वेसल ऑफ पेरिट्यूबुलर नेटवर्क सुनिए जी, ऊपर की तरफ डीसीटी पीसीटी को कवर करता है, बिल्कुल, उसी से ये निकला। हाँ, थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन छोटा सा ही बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा भैया, ओके, बड़े बड़े के चक्कर में आप मजे ले रहे हो, ठीक है।
तो ये अपना डीसीटी कहला गया। ठीक है, अब अपन यतीन्द्र सर अपन ने बोला था जैसा यहाँ से इफरेंट बाहर निकल रहा है जी। ये इफरेंट जब बाहर निकलेगा तो यहाँ एक नेटवर्क बनाएगा पीसीटी के डीसीटी के चारों ओर, और ये जो नेटवर्क बनेगा इसको नेटवर्क को पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क पीटीसी के नाम से जाना जाता है। एक तो है पीसीटी और एक है पीटीसी, दोनों में अंतर है। पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर नेफ्रॉन का पार्ट कहलाता है, लेकिन पीटीसी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ये किसका पार्ट है? इफरेंट आर्टेरियोल से बना है, और इसी पीटीसी से एक पैरेलल रन करेगी लूप ऑफ हेनले के, इसे क्या कहा जाता है? वासा रेक्टा। इसका मतलब सुनील जी कि जो वासा रेक्टा है फिर वो किससे राइज हुई? इफरेंट से। हाँ वो देख लेते हैं। ठीक है, कि इट इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बिल्कुल सही है, ठीक बात है। ये जो आपका जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो उसके अंदर ये ज्यादा इन्वॉल्व होती है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एफरेंट, ये इफरेंट से डिराइव, ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। ये वाली क्या कहला रही? इफरेंट कहला रही, इफरेंट से अराइव होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन सेमी सॉलिड फॉर्म, पैलेट के रूप में। इसका मतलब वाटर पूरा रीअब्सॉर्ब हो गया है। ठीक है, यूरिकोटेलिक एनिमल ये कहला जाएंगे। नेक्स्ट 17 18 जी सर। लिवर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट दिए और इसके अंदर अपने को करेक्ट जो है देखने हैं। बिल्कुल सही, ऑर्निथिन साइकिल होता है, अमोनिया को CO2 से जोड़ के एटीपी को यूज करते हुए जो यूरिया बनती है। और लास्ट स्टेप की जहां पर बात करें वहां पर आर्जिनेज बच्चों को बताइएगा। बिल्कुल। ADH help in reabsorption of water and vasoconstriction, ये भी सही है। ठीक है, vasoconstrictor है ये ADH। Maturation is concerned with reflex action है ये। ठीक है। Henle loop play important role in concentrating the urine, ये भी सही है। कि जो Henle loop है वो यूरिन को कई फंक्शन कहलाएगा 4 टाइम कंसंट्रेट कर देता है, इसलिए इसको आपका जो है काउंटर करंट मल्टीप्लाई। और एक्सचेंजर की बात करें तो वो अपना वासा रेक्टा है। तो इसके अंदर तो फिर क्या पूछा है? करेक्ट पूछा, सारी करेक्ट हो गई। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड एंड द किडनी आर द कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीस ऑर्गन? तो यहाँ पर बात करें तो ये तीन सर एक्सक्रीशन तो है, लेकिन मेनली ऑस्मो रेगुलेशन भी। तो क्या हो जाएगा? दे एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट, करते हैं साहब। हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ आयनिक एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ये भी करते हैं। मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, मेन काम इसका ये है भैया। तो सारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट 20, मैचिंग वाला है ना, हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा, रीनल ट्यूब्यूल की बात की, रीनल ट्यूब्यूल तो लूप ऑफ हेनले हो गए। बी दे दे जी। यू शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, यानी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से वासा रेक्टा हो गया। ठीक है, और फिर डीसीटी ओपन इनटू स्टेट ट्यूब कलेक्टर जी, डी। और डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी वो आपका हो गया बाउमन कैप्सूल अलोंग विद रेनल कॉर्पस हो गया ना, अलोंग विद ग्लोमेरुलस। तो याद रखना बच्चों, ग्लोमेरुलस के साथ में बाउमन कैप्सूल, ये तो हो गया ग्लोमेरुलस, ये हो गया बाउमन कैप्सूल। ठीक है, इन दोनों को मिलाएं तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल भी ये कहलाता है। नो सॉरी, मेलपिगियन बॉडी। ट्यूब्यूल नहीं बोलना, ट्यूब्यूल तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर्थ्रोपोड में है, और इसके अलावा दूसरा नाम इसको रीनल कॉर्पसल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन सर BCD कहाँ है? अच्छा, एक ये भी रहेगा ना, फोर्थ भी। हाँ, वो आ जाएगा ना, फोर्थ में तो A आ ही जाएगा बचा हुआ। तो बच्चे को भी थोड़ा सा दिमाग लगाने तो BCD है। ठीक है, अरे चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 21, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर causes filtration of blood through the 3 layer एंडोथेलियम। ये कल बताया था, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। बिल्कुल। और ये कह रहा है कि एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल को तो A बोल दिया इसने जी, एपिथेलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल B बोल दिया, पोडोसाइट, और उसके बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन को C बोल दिया। ठीक है, पोडोसाइट आर अरेंज, तो पोडोसाइट तो किसमें? एपिथेलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल आ जाएगा, इसका मतलब B आना चाहिए, तो A तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, B आएगा। और ये सिक्रीशन में नहीं भैया, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 7 चला जाएगा। चले आगे। मुझे डायग्राम कल बताया था बच्चों को, कल वाला लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, कल का मतलब पीछे वाला, ठीक पीछे वाला जी। अब यहाँ पे लिखा है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम बॉडी कैन एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर व्हिच स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस, क्योंकि वहां पर ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं टू रिलीज ADH वेसोप्रेसिन। तो इसको थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिकली सुनिए जी, अपन एक्सप्लेन करते हैं कि कोई आदमी है, उसका ब्लड है, और वो डेजर्ट में या उसको पानी नहीं मिला, तो उसकी बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा हुआ। तो वाटर का लॉस ज्यादा हुआ तो उसका ब्लड जो है वो हाइपरटोनिक हो गया। उसकी टोनोसिटी बढ़ गई, क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है।
ऐसा ब्लड जब मूव करके आर्टरी के थ्रू हाइपोथैलेमस के पास गया, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के पास में ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, ऑस्मो रिसेप्टर, तो वो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो उसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, और एग्जैक्टली उनके जो एक्सोन है वो आपके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक उसमें मौजूद होते हैं, बिल्कुल, तो वहां से जो है वो एडीएस रिलीज हो जाता है, एडीएच का रिलीज होना, और जैसे एडीएस रिलीज होगा तो वो कलेक्टिंग डक्ट और आपकी डीसीटी को टारगेट करके वाटर एक्वापोरिन का फॉर्मेशन ये करवा देगा, वाटर रिएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करवा करवा देगा, ठीक है। अच्छा, इससे फिर सुनील जी जो वाटर रिएब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड के अंदर वाटर का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और इससे वो जो ब्लड है वो हो जाएगा हाइपोटोनिक, और ये हाइपोटोनिक ब्लड जब मूव करके वापस हाइपोथैलेमस के पास जाएगा तो इसको नेगेटिवली इनहिबिट कर देगा, ठीक बात है, बिल्कुल, और नेगेटिवली इनहिबिट करेगा तो एडीएच का लेवल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा वहां पर, तो ये मैकेनिज्म जो है कंटिन्यूअसली ऑपरेट होती है, और अगर एडीएच का लेवल जो है वो कम हुआ तो इसका मतलब फिर वाटर का जो रीएब्सॉर्प्शन है वो उसके बाद भी, कहने का मतलब अल्टीमेटली डायूरेसिस वहां पर बढ़ जाएगा। और ये जरूरी याद रखना, एडीएच आल्सो नोन एज क्या कहलाता है, वेसोप्रेशन, क्योंकि ऑप्शन जब मैच करोगे तो हाइपोथैलेमस एक तो यहाँ आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर हाइपोथैलेमस के साथ एल्डोस्टेरोन दे रखा है तो ये नहीं जाएगा, तो फिर एडीएच का दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेशन, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सुनील जी, अगर आदमी का ब्लड हाइपरटोनिक है तो एडीएच रिलीज हुआ और वो फिल्ट्रेट से वाटर को मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, तो उसका यूरिन भी हाइपोटोनिक हो जाएगा, यूरिन हो जाएगा, बिल्कुल। अगर ब्लड हाइपरटोनिक है, ब्लड में पानी की कमी है, तो इसका मतलब है कि फिल्ट्रेट से वाटर को मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, तो उसका यूरिन भी हाइपोटोनिक हो जाएगा, ठीक बात है। और अगर ब्लड हाइपोटोनिक है यानी ब्लड में वाटर लेवल ज्यादा है, इसका मतलब उस एक्स्ट्रा वाटर का फिल्ट्रेशन हो जाएगा और रीअब्सॉर्ब कम होगा, इसका मतलब यूरिन भी डाइल्यूट हो जाएगा और हाइपोटोनिक हो जाएगा, तो ये अच्छी चीज बच्चे याद रख सकते हैं, बिल्कुल कि अगर ब्लड हाइपोटोनिक तो यूरिन भी हाइपोटोनिक, अगर ब्लड हाइपोटोनिक तो यूरिन भी हाइपोटोनिक हो जाएगा, बिल्कुल। इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना, ब्लड अगर हाइपरटोनिक हुआ है इसका कारण क्या है, इसका कारण तो डायूरेसिस है, हाँ, क्योंकि हाइपरटोनिक हुआ है इसका मतलब पानी कम है, पानी कहाँ चला गया, यूरिन के थ्रू बाहर चला गया, या स्वेटिंग ज्यादा हुई है, पानी मिल नहीं रहा होगा, बिल्कुल, तो ब्लड हाइपरटोनिक है तो फिर बॉडी तो जो पहले से वाटर अंदर है उसको तो बचाएगी ना, उसको बचाएगी, तो फिर जो फिल्ट्रेशन हुआ तो उसमें मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, बिल्कुल, तो जो बॉडी से बाहर यूरिन जाएगा वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, in case of monitoring of kidney functioning which hormone act over which structure, very interesting, ठीक है। तो एडीएच की अगर बात करें यतीन्द्र सर, तो रीनल ट्यूब्यूल पे करेगा, डी। रेनिन की अगर बात करें तो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट करेगा, पहले बता दिया, एंजियोटेंसिन सेकंड कॉर्टेक्स पर और मिनेलोकॉर्टिकॉइड, और एएनएफ अगर बात करें तो ये इस पे करेगा और इस पे सप्रेसिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, डीएबीसी की बात करें ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। अरे भाई ठीक है, और ये मैच द फॉलोइंग का सिलसिला बहुत ही शानदार है, क्योंकि 2000 नीट की अगर बात करें तो मैच द फॉलोइंग के काफी क्वेश्चन आए थे भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है रिगार्डिंग काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। इट अकर अंडर द कंट्रोल ऑफ वेसोप्रेसिन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। एडीएच के रेस्पेक्ट में बच्चे जनरली ये जानते हैं कि ये कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी को टारगेट करता है, ठीक है, लेकिन एडीएच जो है वो असेंडिंग जो लिम्ब है लोगों पहले वहां पे भी NaCl के इनिशियल रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, फंक्शन है, ठीक बात, जो मतलब ये फंक्शन जनरली नीट लेवल पे बच्चों को नहीं पता, लेकिन फिर भी उसमें याद रखना है भैया, एडीएच का मेन फंक्शन तो कहाँ है, एक्वापोरिन के रूप में अपने कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी बता ही दिया, इसके अलावा ये NaCl के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट भी करवा रहा है, कहां से, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले लूप से। तो सुनील जी, इट अकर अंडर द कंट्रोल ऑफ वेसोप्रेसिन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। Vasopressin make the wall of collecting duct and DCT permeable to water by formation of aquaporine, ठीक है। फिर है during it NaCl come out of ascending limb, NaCl उससे come out मतलब medullary interstitium में आया है, ठीक बात है। तो एक मिनट, ascending limb of vasa recta, vasa recta की बात की जा रही है, तो वासा रेक्टा जो ऊपर की मूव कर रही है, तो जब ब्लड वापस ऊपर जाएगा तो NaCl को वो छोड़ता हुआ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, तो उसके अंदर भी ये जो है वो हेल्प करती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, रॉन्ग पूछा है, तीनों के तीनों
करेक्ट है, नन ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड, ये अपन ने बता ही दिया कि वेजोकंस्ट्रिक्शन किडनी में बिल्कुल, और एफरेंट आर्टेरियोल बता ही दिया हमने आपको। स्टिमुलेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट अल्डोस्टेरोन सही है, टू इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट को भी बढ़ाने का ये काम करेगा, सारे फंक्शन हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज चला जाता है, क्यों? ताकि ब्लड जो प्रेशर से नेफ्रॉन तक पहुंचे, जीएफआर ज्यादा बन सके, जीएफआर बढ़ जाए इसलिए। 26 सुनिए जी, पूछा जेजी सेल आर मॉडिफिकेशन ऑफ, अपन ने शुरुआत में डिस्कस किया था, आपने डायग्राम बनाया था, एफरेंट आर्टेरियल की वॉल की स्मूथ मसल्स का है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 27, हाँ, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज द बेसिस ऑफ द यूरिन कंसंट्रेशन, दिस हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला इज ड्यू टू, किसके कारण होती है भैया? NaCl और यूरिया के कारण, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। और ये कल हमने आपको बता ही दिया था, ये जैसे ये सर अपन ने बात कर ली किसकी, लूप में फैलने की, और ये वाली बात हो गई अपनी किसकी, वासा रेक्टा की। यहाँ फ्लो की बात करें, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, डिसेंडिंग वासा, असेंडिंग वासा, डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये कह रहा है। अब ये कह रहा है यहाँ की कंसंट्रेशन ज्यादा, अब यहाँ की कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों? क्योंकि भैया NaCl यहाँ पर आया, ठीक है, ये जो NaCl है इसको किसने अपटेक कर लिया? इस वासा रेक्टा की डिसेंडिंग ने अपटेक कर लिया, क्योंकि कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज्यादा, कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम, तो NaCl अंदर चला गया, NaCl मूव करते हुए यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जब पहुंचेगा तो अपने को पता है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप वाटर के लिए परमिएबल है, पानी यहाँ से जो है वो बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा, H2O बाहर आएगा, तो यहाँ पर हाइपोटोनिक मीडियम बनेगा, और हाइपोटोनिक मीडियम के कारण सॉल्यूट वापस से बाहर आ जाएगा, NaCl वापस बाहर आ जाएगा। तो यही तो प्रोग्राम की बात कर रहा है कि ये हाई ऑस्मोलैरिटी जो है वो किसके द्वारा मेंटेन्ड है? जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां से आने वाली यूरिया के कारण मेंटेन्ड है, और यहाँ पर NaCl के कारण। कि वासा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिम्ब है जैसे जैसे नीचे बढ़ रही है तो वो NaCl को कलेक्ट करते जा रही है। हाँ, तो यहाँ भी हाइपरटोनिसिटी होती है। एक चोर है घर में घुसा तो वो सामान इकट्ठा करता गया, ठीक बात है, जैसे जैसे घर के अंदर गया तो सामान ज्यादा हो गया, भारी हो गया तो फिर सामान छोड़ता फिर इसको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। उसने जैसे जैसे वो बहुत ही अच्छा रिलेशन किया है, तो NaCl छोड़ता गया, इससे वो ग्रेडिएंट बना हुआ है, ठीक बात है। अच्छा, अगर इस वासा रेक्टा को सीधा कर दिया जाता तो जो NaCl का ग्रेडियंट जो मेहनत इसने की थी, हाँ, वो NaCl लेके पूरा ब्लड बाहर चला जाता, बेकार हो जाती, फिर तो वो ग्रेडियंट खत्म, यहाँ का ग्रेडियंट खत्म हो जाता है। जिस 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर की भैया आप बात कर रहे थे ना मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, वो 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर नहीं मिल पाता अपने, इसलिए ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर और ये काउंटर करंट एक्सचेंजर कह रहा है, क्योंकि यहाँ से कलेक्ट कर रहा है और यहाँ से वापस दे रहा है। 28 जी सर, which of the following method of excretion is most useful method for water conservation in body? मतलब water conservation करना body में, यूरिक एसिड जो टेरेस्ट्रियल ड्राई एनवायरमेंटल कंडीशन में है, ठीक बात है, और मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करके सेमी सॉलिड फॉर्म में, तो ये मैकेनिज्म को रिमूव करना, ये मैकेनिज्म क्या कहलाएगा? यूरिकोटेलिज्म, और ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। नेक्स्ट 29, the process of excretion which has no any considerable role of water conservation। इसका मतलब कि पानी में बहुत ज्यादा उपलब्धता है, एनिमल पानी में है, और पानी भी भैया कौन सा? फ्रेश वाटर की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सैलाइन वाटर में तो अपने को पता है कि एलिमिनेशन किस रूप में? यूरिया के रूप में, कार्टिलेजिनस फिश अपन ने देखा ही था, तो मोनोटेलिज्म करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। चले आगे 30 जी सर, some animals store urea in their kidney up to some extent, okay, what may be it probable reason कि अपन ने बात की थी कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन बढ़ा है, हायर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया और NaCl हेल्प करता है, ठीक बात है, उसी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया, तो मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। 31 बाउमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर, अभी बता दिया था, डायग्राम के द्वारा भी आपको बता दिया था, ये क्या कहलाता है? मेलपिगियन बॉडी भी कहलाता है और रीनल कॉर्पसल भी कहा जाता है, तो दोनों आंसर चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेफ्रॉन आर, मतलब पर किडनी 1 मिलियन कह सकते हैं, हाँ, तो बॉडी में 2 मिलियन हो जाएंगे, क्यों जी, बिल्कुल, तो 2 मिलियन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, लंग्स के लिए एल्वियोलाई वाला 150 मिलियन, हाँ, वो टोटल बॉडी की बात करें तो 300 मिलियन बोला है, मतलब ये दोनों डेटा एक साथ बच्चे याद रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, एल्वियोलाई बॉडी में टोटल और नेफ्रॉन बॉडी में टोटल, हाँ, तो कंप्लीट बॉडी में ही आपको याद रखना है। ऐसे ही जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स भी बच्चे याद रख सकते हैं, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो ब्रेस्ट रीजन में अपन ने बताई थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो कितनी है भैया? 30, दोनों ब्रेस्ट की मिलाकर 30 मेमोरी ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे।
ठीक है, नेक्स्ट है हाँ यही व्हाट आर टू मेजर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। मतलब एक तो ग्लोमेरुलाई वाला पार्ट, बिल्कुल, एक ट्यूबुलर पार्ट, एक ट्यूबुलर पार्ट हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ना बाउमन कैप्सूल, बच्चे इसको भी अलग समझ जाते हैं। बाउमन कैप्सूल इज ए पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल ही है। इसमें पीसीटी भी काउंट होता है, इसमें लूप ऑफ एनले भी काउंट होता है, इसमें डीसीटी भी काउंट होता है। लेकिन जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है ये एक सेपरेट पार्ट कहलाता है। तो अपन क्या बोल देंगे, सॉरी ये रीजन ग्लोमेरुलस कहला गया, ये बाउमन कैप्सूल अलोंग विद पीसीटी ये रीनल ट्यूब्यूल कहला गया। तो क्या क्या हो जाएगा, बाउमन कैप्सूल और पीसीटी, नो, ग्लोमेरुलस, डीसीटी, हेनले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस ये हो गया और ये बाकी का पार्ट रीनल ट्यूब्यूल कहला गया। ऑप्शन नंबर 4 यानी कलेक्टिंग डक्ट तक और फिर मतलब आपका डीसीटी तक है ना, और फिर कलेक्टिंग डक्ट के साथ मिलकर के इसको रीनल ट्यूब्यूल भी अपन कह सकते हैं। क्यों? ठीक बात। नेक्स्ट 34 जी, करेक्ट पाथ ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, कल भी बात की थी, कल भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बाउमन कैप्सूल कॉर्टेक्स में है, तो पहले फिल्टर कॉर्टेक्स में आया, फिर लूपोफिले से वो मेडुला में गया, ठीक है, और फिर वापस असेंडिंग लूपोफिले से वो डीसीटी में मतलब कॉर्टेक्स में आया, बिल्कुल, कॉर्टेक्स से वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए वापस मेडुला में गया। ये डायग्राम तो बच्चों को नो डाउट याद हो गए होगा ये सर, है ना। ये तो कॉर्टेक्स कहला गया, ये मेडुला कहला गया। तो बाउमन कैप्सूल सबसे पहले, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ एनले मेडुला आ गया, उसके बाद डीसीटी, फिर कॉर्टेक्स आ गया, फिर कलेक्टिंग डक्ट में कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर। यानी ये सेकंड ऑप्शन देखते हैं ना। हां, तो सी एम सी और फिर एम, सी एम ये सेकंड देखिए, कॉर्टेक्स मेडुला, कॉर्टेक्स मेडुला, फिर रीनल पेल्विस। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 जी सर। रीनल ब्लड फ्लो पर मिनट, अब ये भी बात की थी, 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट किडनी की तरफ फ्लो होता है। और फिल्ट्रेट की अगर बात करें तो प्लाज्मा होता है जो 700 ml के आसपास हो जाएगा। और रीनल प्लाज्मा फ्लो अगर पूछ लेता तो कितना हो जाता, ये हो जाता 650 टू लेकर 700 ml तक हो जाता। एक मिनट, एक अभी वो एक क्वेश्चन चल रहा था कि कंप्लीट बॉडी में याद रखना है, ठीक है। तो ब्रेस्ट रीजन में जो है वो मेमोरी लोब्यूल्स की बात हो जाएगी, वहां पर अपने ट्यूब्यूल्स बोल दिया था। अच्छा, हाँ, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, वो मेमोरी लोब्यूल्स का नंबर हो जाएगा वो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ये सर, ब्लड फ्लो ये हो जाएगा, प्लाज्मा फ्लो ये हो जाएगा, और जीएफआर 125 ml पर मिनट या 1 डे की बात करें तो 180 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following can result the secretion of dilute urine। इसका डायबिटिक सब्सटेंस हो जाएगा, मतलब कैन रिजल्ट इन सिक्रेशन ऑफ डाइल्यूटेड, की डाइल्यूट यूरिन जो है किसी में सिक्रेट हो रहा है, तो या या इसको ऐसे कहते हैं कि डायूरेसिस के लिए जो प्रमोट करे, ये भी हो सकता है, वो डायूरेटिक सब्सटेंस हो जाएंगे। अल्कोहल डायूरेटिक है, टी कॉफी डायूरेटिक है, और एएनएफ जो है ये रास को इनहिबिट कर रहा है, रास को इनहिबिट कर रहा है, और रास को इनहिबिट कर रहा है, इसका मतलब डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन नहीं करवाएगा। ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 जी सर। पीसीटी डीसीटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ बॉडी बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ K+ कई बार हो चुका है, बिल्कुल बहुत बार, इसमें कलेक्टिंग डक्ट भी हेल्प करती है। ठीक बात है। और जो भी सिक्रेशन है सुनील जी, ये पैसिवली होता है, ये बच्चों को याद रखना है। हाँ, कि सिक्रेशन जितना भी हो वो पैसिवली, सिक्रेशन पैसिवली। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following substance is are excreted out in sweat। are excreted, तो NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड भैया सारे ही होते हैं। ग्लूकोज भी याद रख सकते हैं, ग्लूकोज भी, लेकिन इसमें वो आपका यूरिक एसिड नहीं होगा। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, नोट लगा के लिख लेना भैया, यूरिक एसिड नहीं होगा। पूछ सकते हैं कि which one is absent in, और यूरिन में अगर कहते हैं यूरिक एसिड, तो वो तो पायदार है, प्यूरिन से बना ही था, तो यूरिक एसिड एब्सेंट होता है किसमें, स्वेट में, पसीने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, which substance is are eliminated by sebaceous gland की बात हो रही है ना, तो ये स्टेरोल इसमें होते हैं, वैक्स भी होता है, और हाइड्रोकार्बन भी इसमें मौजूद होते हैं, ये वाला होता है। तो ये कंपोजिशन जो है सेबेसियस ग्लैंड का, ये भी आपको याद रखना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भैया कल अपने 46 के लगभग क्वेश्चन दिए थे बच्चों को, कल वाले भी देखने इससे पहले, हाँ, और उसके बाद ये देखें, और आप ये मानकर चले हमने कंप्लीट चैप्टर को जो है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है, कोई भी ऐसा टॉपिक रहा नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में। और अपने आपसे जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है आप ये हमारा YouTube चैनल CLCC का नाम से जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करवाइए, और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करवाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो नो डाउट आपका स्नेह यही हम पर बना रहे, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय CLC।